बंक मारने वाला स्टूडेंट रहा हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ तो लोग हंसते थे कि सिविल सर्विसेज पता है क्या होता है और बहुत मुश्किल ग्लैमर, या हम जिसके लिए तैयारी करते थे अब उस ग्लैमर से ऊपर उठ चुके हैं, अब वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। मैंने मुझसे दोबारा पूछा कि सही बताओ कि तुम हो गए हो? मैंने कहा हाँ जी हो गए हैं। और कोई आजकल रिलेशनशिप के लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं और उसके चलते उनकी स्टडी या फिर बहुत सारी चीज़ें हैम्पर भी होती हैं, किसी की बन भी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो होते तो सिलेक्शन हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसका सिलेक्शन होते ही निकल ली, मेरे को ऐसे ही छोड़े। तो आपके सीन में क्या रहा? और 12th में 62% थे। हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज हमारे ऑफिसर टॉक में होने वाले हैं एसीपी अभिषेक गुप्ता सर, जो कि एसीपी पोस्टेड है दिल्ली में। सर से आज हम मिलेंगे, सर के बारे में जानेंगे कि उनके लाइफ में कैसे चैलेंजेस आए सर्विस के दौरान और उनके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। सर 2016 बैच के सिलेक्टेड हैं सर ऑफिसर, जो एस्पिरेंट आईपीएस या फिर पुलिस सर्विसेज का सपना देखते हैं। सर से इस बारे में बात करेंगे। सर हेलो सर, नमस्ते। हेलो सर, आप अपने स्टार्टिंग के टाइम के बताइए कि आपने कैसे सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है, फिर इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए जब आप स्कूल में होते हैं, फिर छोटे स्टूडेंट होते हैं, फिर जो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग स्कूल टाइम में तो कोई आइडिया ही नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होती है। बस ये पता था कि हाँ एरिया में एक डीएम होता है, एक एसपी होते हैं, जो कि एक काफ़ी ऊंची पोस्ट होती है और जब जाते हैं तो अच्छा लगता है देखकर। तो कभी भी लेकिन ये आइडिया नहीं था कि यहाँ तक जाना कैसे है, पहुँचते कैसे हैं, ना ही किसी ने गाइड ऐसा कभी किया था। लेकिन जब मैंने बीटेक कराया पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ से, मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसके थर्ड ईयर में मुझे पहली बार पता लगा बातों में अपने एक सीनियर से कि आईएएस टाइप का कोई एग्जाम होता है जी। और ये जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं या जो भी आला अधिकारी होते हैं, ये इसी एग्जाम के थ्रू बनते हैं। तो वहाँ से मुझे पहली बार इंस्पिरेशन आई कि लाइफ में यही तो करना था, मतलब तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जिसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी और भगवान का शुक्र है कि ये सब ठीक रहा, तो फाइनली क्वालिफाई भी हुई जी। राइट सर, जैसे कि आपने बीटेक वगैरह के बारे में बता दिया। सर स्टार्टिंग में जब आप सिविल सर्विसेज में आए थे, हालांकि आपका भी कुछ ज़्यादा पुराने ऑफिसर हो नहीं सर, 16 बैच के ही हो सर, तो सर स्टार्टिंग में आए तो क्या चैलेंजेस आपको सामने करना पड़ा? स्टार्टिंग में होता ना कि कौन सी बुक के जाएं या फिर कोचिंग से जाएं, कैसे? देखिए जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ से, तो मैंने जब तैयारी शुरू करी वो बीटेक के साथ ही करी थर्ड ईयर में, क्योंकि मेरा ज़्यादा पढ़ाई में बैकग्राउंड अच्छा रहा नहीं है कभी भी। अगर 10th भी, मतलब मैं ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट या फिर टॉपर टाइप, कुछ भी नहीं। मतलब अगर उस टाइम में किसी को बताता वे बैक इन 2008 कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो लोग हंसते थे कि सिविल सर्विसेज पता है क्या होता है और बहुत मुश्किल है। तो ये था, लेकिन जब तैयारी शुरू करी मैंने, तो शुरू में तो मुझे बहुत चैलेंजेस आए। मुझे बहुत ही जो जनरल नॉलेज होती है, जनरल स्टडीज़, वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम। मैं तो कहूँगा कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जीरो। पर तो वहाँ से एक स्टार्ट करना, तो मुझे मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि आप एनसीईआरटी से शुरू करो। तो एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी छोटी छोटी बुक्स होती थी 6 से लेकर 12 तक, तो लगता था कि ये तो बहुत छोटी बुक्स है, ये पढ़ लेंगे। और जब पढ़ा तो हर चीज़ उसमें लगता था कि जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जैसे नया कुछ सीख रहे हैं। तो इतना बेकार बैकग्राउंड था, आपको ये भी सामने आता है। तो वहाँ से तैयारी शुरू करी। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ से कोचिंग करी है, जो भी ऑप्शनल अवेलेबल था चंडीगढ़ में वही ले लिया, क्योंकि कोचिंग ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम 2 ऑप्शनल होते थे बैक इन 2008, तो दोनों, एक पब्लिक एड था, एक सोशियोलॉजी था। तो शुरू में इंटरेस्ट लेकिन बहुत आ रहा था, क्योंकि हर चीज़ पहली बार पढ़ रहे थे। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर हमें पहले से कुछ नॉलेज होती है और हम इंटरेस्ट में अपना फिर इंटरेस्ट उसमें चूज करते हैं। पर जब पता ही कुछ नहीं हो, पहली बार कुछ पढ़ेंगे तो हर चीज़ एक नई चीज़ लगती है, तो वहीं से तैयारी शुरू हो गई। ओके सर, अभी आपने जिक्र किया कि आप बताते थे तो लोग हंसते थे ये क्या कर रहे हो। तो सर आप स्टार्टिंग के दौर बताइए। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं स्कूल टाइम से बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो होते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ लिया हो जाएगा अपने आप जो होना है, कुछ होते हैं वैसे होते हैं जो फंकी टाइप के होते हैं, बंक मारने वाले। तो आप कैसे स्टूडेंट रहे हो सर?
मैं वो बंक मारने वाला स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे लग रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था उस टाइम। जी तो एक्चुअली पढ़ाई में तो मैंने बताया आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बड़ी ही मुश्किल से पास हुआ था। एक्चुअली पास होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं थी या फिर पढ़ नहीं पाता था, बस ये था जब आपको गोल ही क्लियर नहीं होता है, आपको पता ही नहीं कि लाइफ में करना क्या है, आपने एक फील्ड चुन ली क्योंकि सब लोग उस फील्ड को चुन रहे थे, कोई एम नहीं, कोई गोल नहीं, तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। पर इसी का अपोजिट हुआ, जिस दिन गोल डिसाइड हुआ, जिस दिन गोल दिमाग में आया कि यूपीएससी करना है, तो उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज था, जो मैंने अपने आप भी देखा और लोगों ने भी देखा है, तो वो भी मुझे बड़ा ही हमेशा याद रहता है कि जो लड़का कुछ नहीं पढ़ता था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, वो अचानक से रोज के 20-20 घंटे पढ़ रहा है, जिसने मतलब नींद भी नहीं आ रही है अब कि अब तो यूपीएससी करना है। तो पॉइंट यही है कि अगर एम है, गोल है, तो पढ़ाई खुद हो जाएगी, अगर वो नहीं है तो सिर्फ कहना कि पढ़ लो उससे नहीं हो पाता है। ओके, सो सर पहले क्या आप लास्ट टाइम या लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाले थे, एग्जाम आ गया, रात 2-4 दिन एकदम लगे पड़े उस तरीके से? बिल्कुल, और इसमें मैं धन्यवाद करूंगा अपने फ्रेंड्स का। जी बिल्कुल, क्योंकि वो फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको पास कराते हैं, खासकर मुझ जैसे स्टूडेंट्स को। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे लास्ट डे बहुत पढ़ाया, अपने आप मेहनत करते थे, एंड में मुझे पढ़ा देते थे और मैं भी पास हो जाया करता था। तो आई थिंक वो फ्रेंड्स भी ज्यादा एकदम ब्रिलियंट नहीं होंगे, कुछ होंगे एक आध दो, और बाकी मीडियोकर टाइप होंगे आई थिंक। बिल्कुल बस मुझे ये चाहिए था कि आपने अपना चैप्टर पढ़ लिया ना, अब मुझे पढ़ा देना, जैसा भी पढ़ा है मुझे पढ़ा दो कि मैं पास हो जाऊं। ओके सर, सो सर आपने जैसे बताया आपकी प्रिपरेशन में ड्रास्टिकली चेंजेस आए, देन आप काफ़ी अच्छे से पढ़ने लगे, और सर आपको फाइनली आपकी ड्रीम जॉब मिल गई है सर। और हर किसी का सपना होता है कि उसके कंधे पे स्टार हो, पुलिस की यूनिफॉर्म हो ऑफिसर की। तो सर आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खासकर उससे ज़्यादा जितना जो ग्लैमर या हम जिसके लिए तैयारी करते थे, अब उस ग्लैमर से ऊपर उठ चुके हैं, अब वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं। अब चीज़ें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जो लोग हमारे पास आते हैं समस्या लेकर, और भगवान ने हमें उस पद तक पहुँचाया जहाँ पर हम उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है सोचकर कि आज हम हैं यहाँ पर और वो हमारे पास आए, तो इसीलिए शायद प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है। ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करता है, लेकिन बस यही एक सेटिस्फैक्शन, ये जो सर्विस है हमारी, ये सेटिस्फैक्शन देती है। जी हाँ सर, जैसे कि मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर की है, आई थिंक वो पाकिस्तान के किसी सीरियल या मूवी का हो सकता है। तो सर उसमें एक कैंडिडेट रहता है जो कि एसीपी बन जाता है और अपने वो पेरेंट्स को बोलता है कि मैं एसीपी सिलेक्ट हो गया हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। तो सर आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि आई एम सिलेक्टेड फॉर यूपीएससी और ये ऑफिसर? उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि सही बताओ कि तुम हो गए हो। मैंने कहा हाँ जी हो गए हैं, और वो तो बहुत ही खुश थे। एक्चुअली फैमिली में से पहली बार किसी ने यूपीएससी किया है, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि यूपीएससी के बारे में सोचा है, पहली बार किसी ने सोचा था यूपीएससी के बारे में, और वो जर्नी सक्सेसफुल रही। तो पेरेंट्स तो बहुत ही खुश थे, और इवन आज तक बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील करते हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए और क्या हो सकती है कि पेरेंट्स खुश। जी सर, ओके। सो सर नॉर्मली चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं जब आप ज्वाइनिंग करते हो या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो। अभी एक और मीम्स वायरल हुआ था नॉर्मली कि अभी से, तो पहले हम सोच रहे थे कि यूपीएससी कर लिया तो सब कुछ हो गया, कुछ इस तरीके से मीम था। देन असली चैलेंजेस तो अभी स्टार्ट हुए कि अभी और पढ़ना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो सर ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक बार आप जब यूपीएससी की तैयारी कर चुके होते हैं तो आप इतना पढ़ चुके होते हैं, इतना लेबोरियस तैयारी होती है, तो आपको ट्रेनिंग में जितना भी मेहनत कराएंगे वो आपको यूपीएससी से तो हमेशा कम ही लगेगा। और ट्रेनिंग, खासकर पुलिस की ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ये फिटनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा था। जैसे मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया था तैयारी के टाइम पर, तो मेरे लिए तो दोनों ही एडवांटेज रहे कि वो ट्रेनिंग से मतलब वेट भी कम हो गया और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया, और अब थोड़े भगवान की दुआ से फिट भी हैं। राइट। सो सर थोड़ा सा स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताइए कि अभी जैसे आप अंडमान में पोस्टेड थे सर, डीसीपी आपने जो बताया, और अभी आप सर एसीपी है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत वहाँ के चैलेंजेस क्या नज़र आए या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी कैसा था? एक्चुअली मेरी मैं आपको पहले अपनी पोस्टिंग का बता दूं कि आफ्टर ट्रेनिंग मैं थोड़े दिन आईजीआई एयरपोर्ट पर पोस्टेड था जी। फिर मेरी पोस्टिंग अंडमान निकोबार हो गई। तो अंडमान निकोबार की पोस्टिंग बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी एक जो मैं कहूँगा गिफ्ट दिया इस सर्विस ने मुझे कि अंडमान में काम करने का मौका दिया है।
वरना लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर, या टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर आप सर्विस कर आए हो, तो एक अपने आप में ऐसी चीज़ है जो बिना इस सर्विस के तो पॉसिबल नहीं था, है ना। आप एक ऐसी जन्नत जैसी जगह में रहे हो जहाँ पर बीचेस हैं और कितने लोग बाहर के लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, आपको टूरिस्टों को सर्व करने का मौका मिलता है और इतनी शांत जगह, साफ हवा। तो मुझे लगता है ये तो एक सर्विस का गिफ्ट है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे अंडमान में पोस्ट किया। ओके, हर एस्पिरेंट के अभी नॉर्मली मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन रहती है कि सर्विस जाएंगे ये होगा भौकाल होगा, कुछ इस तरीके से काइंड ऑफ चीज़ें। तो सर आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जॉब से सर? देखिए, सेटिस्फैक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, पर सेटिस्फैक्शन इस चीज़ का नहीं है कि भोकाल और ग्लैमर, जैसे मैंने पहले भी बताया था। सेटिस्फैक्शन वही है कि एक्चुअली जब हम तैयारी करते हैं तब हम थोड़े से इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, और अच्छी बात है। अगर हम उस चीज़ को अभी से सीख लेंगे तो शायद कई लोग तैयारी भी नहीं करेंगे। तो अगर उन चीज़ों को दिमाग में रख के ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट क्वालिफाई तो करें। क्वालिफाई करने के बाद आपके एम बड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब आप लोगों की मदद करें। हमें ये लगता है कि किसी भी आदमी को, किसी भी कंप्लेनेंट को पुलिस तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब है वो हो सकता है बड़ी हिम्मत लगती है उसको सीनियर ऑफिसर तक आने के लिए कि अपनी बात कह दे, और फिर अगर वहाँ सीनियर ऑफिसर ना मिले तो बहुत दुख होता है, एक विश्वास उठता है। तो यहाँ पर कोई आता है, उनकी अगर प्रॉब्लम हम थोड़ी भी सॉल्व कर पाए तो वो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू कि वो की ग्लैमर और ये भोकाल। राइट सर, अभी आपने प्रिपरेशन के बारे में बताया कि प्रिपरेशन के टाइम पे सोचना चाहिए। सर एक और चीज़ मैं कॉमन देखता हूँ कि हर कोई आजकल रिलेशनशिप के लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं, और उसके चलते उनकी स्टडी या फिर बहुत सारी चीज़ें हैम्पर भी होती हैं, किसी की बन भी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो होते तो सिलेक्शन हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसका सिलेक्शन होते ही निकल ली, मेरे को ऐसे ही छोड़े। तो आपके सीन में क्या रहा सर? मेरे सीन में तो जी ये रहा कि मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर ही था, और मेरी शादी भी तैयारी के बाद ही हुई है। एक्चुअली यूपीएससी 2 बार क्लियर किया है मैंने, और मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेरी शादी हो चुकी थी। जब ये मेरा जो ये इसमें आए, डेनिप्स में आए, पुलिस में आए, तो मेरी शादी तब तक हो चुकी थी। तो वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा। तो मेरे केस में तो रिलेशनशिप ही एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज मैं पुलिस में हूँ। राइट सर, ओके, जैसे अभी आप दिल्ली में एसीपी हैं सर, और दिल्ली की पुलिस को स्मार्ट पुलिस या फिर काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहती हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे घटनाएं रोज होती रहती हैं, और बड़े बड़ी मिनिस्ट्री या फिर ऑफिसर्स जो भी है सारे यहाँ पे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि सर दिल्ली पुलिस में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक्चुअली ये इसके वही है कि गिलास आधा भरा हुआ है या खाली है। अब यहाँ सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ है, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी इजी रहती है। मतलब कई बार आप फंस जाते हो किसी डिसीजन लेने में कि इसमें क्या करा जाए, तो आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा ऑफिसर्स अवेलेबल हैं ऊपर। तो मेरे हिसाब से, और प्लस उनका सपोर्ट भी मिलता है, तो ये एक अच्छा है। दिल्ली पुलिस में जॉब करना या सर्विस करना अपने आप में एक सौभाग्य है। राइट, अभी मैं एक सीनियर ऑफिसर से इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स मौत और मतलब यूपीएससी को इस तरीके से देखते हैं, अगर यूपीएससी नहीं हो तो मौत जैसा हो गया हमारे लिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि सर स्टूडेंट सिर्फ यूपीएससी को ऐसे देखते हैं कि यही हमारी लाइफ है, इसके अलावा हमारी लाइफ नहीं है, कुछ इस तरीके से? एक्चुअली वो चीज़ गलत है। तो मेरा ऐसा नहीं था कभी भी, हालांकि मेरा कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं था, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि यूपीएससी मुझको इतना तो सिखा ही देगा कि ज़िंदगी में और कुछ कर पाए, हो सकता है कुछ बड़ा भी कर पाए। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ तैयारी नहीं है, यूपीएससी आपको पूरा ज्ञान देता है। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, और जब इतना ज्ञान आपको हो जाता है तो आप किसी भी काम को शुरू तो कर ही सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, फिर हल्की हल्की एक्सपर्टीज आती रहेगी, लेकिन आप कभी भी डरेंगे नहीं किसी भी काम से, क्योंकि आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो हमेशा होगा। राइट सर। सो सर एक और चीज़ जैसे आती हैं, जैसे सर्विस के दौरान होते हैं, जैसे अभी आप डिसीजन के बारे में बता रहे थे, तो सर डिसीजन लेने में कभी कभी सीनियर ऑफिसर का सपोर्ट चाहिए होता है। किस तरीके से चीज़ चलती है सब जब डिसीजन लेने होते हैं मेजर? देखिए, सारी बात डिपेंड करती है आप अपनी बात को किस तरीके से समझा पा रहे हैं। कोई भी सीनियर ऑफिसर हो, जूनियर ऑफिसर हो, सबका सोचने का तरीका अलग है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये डिसीजन बनता है और सीनियर ऑफिसर का ऑब्जेक्शन है, तो अगर मैं अपनी बात उन्हें समझा पा रहा हूँ कि मेरा डिसीजन क्यों ले रहा हूँ मैं, या तो मैं उनको कन्विंस करूंगा या वे मुझे कन्विंस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दोनों को एक ही पेज पर आना पड़ेगा, और डिसीजन तभी लिया जाएगा बातचीत के बाद ही, और वो लिया जाता है ठीक से। ओके, और जैसे सर्विस मानी जाती है, फुल टाइम सर्विस होती है, तो सर क्या टाइम आप निकाल पाते हो अपने लिए भी? आपकी हॉबीज क्या है सर?
अब यहाँ पर आने के बाद तो कोई हॉबी नहीं बची है, सिर्फ यही हॉबी है कि यहाँ पर पुलिसिंग करनी है, लोगों की मदद करनी है। बाकी यस, टाइम का, पर्सनल टाइम का क्रंच है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि यही मेरा पर्सनल टाइम है। ओके, सो सर कोई ऐसा इंसिडेंट हो सर जो जिसको आपने मतलब कोई ऐसा केस रहा हो जिसको आपने सॉल्व कर दिया और फिर आपको अंदर से बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला हो कि हाँ मैंने ये चीज़ करी और मेरे वजह से आज इनका भला हुआ है, फिर इनके हित में काम। यस, एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं, लेकिन IGI एयरपोर्ट पे मैं पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ पर हमारे DCP सर ने काफ़ी सपोर्ट किया था। एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें लोग मतलब नौकरी लगवाते थे, नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे कि एयरपोर्ट पे नौकरी लगवा देंगे, और उन्होंने 15 से 16 हज़ार लोगों को ठगा था। तो वो केस में काफ़ी मेरा उसमें पार्टिसिपेशन रहा था, मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। तो वहाँ पर हमने उस केस को बहुत जल्दी सॉल्व किया था और काफ़ी पैसा रिकवर भी किया था, वो एक मेरे लिए सेटिस्फेक्शन था। ओके, और जैसे सर पुलिस में काफ़ी क्राइम देखने को मिलती है, वैसी चीज़ें देखने को या सुनने को मिलती हैं रोज़, और उनको सॉल्व करना होता है। तो सर उस टाइम पे माइंड सेट अपना कैसे बनाते हो, आप क्या करने की कोशिश करते हो माइंड से, जिससे कि आपका पर्सनल जो लाइफ है उस केस को लेकर काफ़ी हैम्पर ना हो इस तरीके से? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये तो माइंड में आ ही गया है कि यही अब पर्सनल लाइफ है जी। मतलब ये जॉब ऐसी नहीं है कि जिसमें आप बोर हो या फिर रोज एक जैसा काम हो। हर रोज एक नया काम है, हर रोज एक नया, इट्स लाइक नया चैलेंज है। तो ये इंटरेस्टिंग भी है, मतलब इट्स लाइक कि आपको अच्छा लगता है कि जब आप कुछ क्राइम में हो तो क्राइम को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं और आप अपना दिमाग लगाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो इसमें, और क्या सोच सकते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोग अपनी बात पूरी तरीके से कहें तो आपको और क्लू मिलते हैं। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग जॉब है, इससे पर्सनल लाइफ मुझे नहीं लगता कि मेरी हैम्पर होती। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, जैसे एस्पिरेंट होते हैं नॉर्मली, जैसे मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कल को अगर मैं IAS बना या फिर जो बना तो मैं ये कर दूंगा। आप जब सोचते थे सर, तो अभी क्या वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कर पा रहे हो? देखिए, होने को तो हो ही सकता है कई चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों को करने के लिए वक्त थोड़ा सा कम पड़ जाता है, क्योंकि बाद में पता लगा कि सिर्फ वही चीज़ें नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत काम होते हैं। मतलब आपको कंप्लेंट सुननी होती है, आपको मॉनिटरिंग करनी होती है, तो अल्टीमेटली उन चीज़ों के लिए टाइम थोड़ा कम बचता है। बट यस, हमारी कोशिश रहती है कि जो जो हम सोचते थे वो सब थोड़ा थोड़ा हम करते रहे बीच बीच में। जी, सो सर जो एस्पिरेंट हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर, जो फ्यूचर कैंडिडेट हैं, जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो IPS या फिर IAS जैसे पोस्ट के लिए देखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक चीज़ कही जाती है कि किसी भी UPSC क्वालिफाई करने के लिए आपका IQ होना बहुत ज़रूरी है। मैं उस चीज़ को थोड़ा सा डिफाई करता हूँ कि IQ होना इतना ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास होना IQ से ज़्यादा I can ज़रूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और अगर मेरी बात करें तो अगर मेरा आप बैकग्राउंड देख लें या मुझसे मिले, मैं आपको कहीं मार्कशीट शेयर करूंगा अपनी, अगर आप वो देख मोटा बताए दो सर भाई। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाई स्कूल में 10th में CBSE बोर्ड में 75% थे और 12th में 62% थे। CBSE बोर्ड में, जहाँ बच्चों के 98 भी मतलब कम स्कोर समझा जाता है। जी बिल्कुल। तो और इवन बीटेक में भी सिर्फ 60% थे। मैंने बताया ना कि पढ़ाई में आई वाज नॉट ब्रिलियंट, क्योंकि कोई गोल ही नहीं था। चाहे कोई कितना प्रेशर कर ले, पढ़ लो पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन जब UPSC एक बार गोल सेट हो गया तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग कहते थे कि इतना भी मत पढ़ो, तो बाद में UPSC के बाद। तो वही मेरा एक मैसेज है बच्चों को कि आपका बैकग्राउंड जो भी रहा हो, पर अगर गोल क्लियर है, रास्ता क्लियर है, तो फिर क्लियर हो जाएगा, तो UPSC भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। ओके, सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी के बारे में आपके साथ में डिटेल में शेयर किया, साथ ही सर्विस के दौरान उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताया और उन्होंने 1-2 घटनाओं का भी जिक्र किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।